स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारी पहली हेडिंग क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। हमने यही कल हेडिंग बताई थी कि हमको ये हेडिंग पढ़नी है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों में क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ऊष्मा होती है उसको कैसे हम किस विधि द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ देखेंगे। आपने अनुभव किया होगा कि गर्म चाय स्टील के खाली गिलास में डालने से गिलास गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो खाली स्टील का गिलास होता है, जब हम उसमें गर्म चाय को डालेंगे तो गिलास भी हमारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो धातु की जो छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ देर बाद आप देखना कि छड़ का जो दूसरा सिरा होता है वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो गर्म चाय, क्या कह रहे हैं? गर्म चाय के भरे गिलास को कुछ देर हम क्या रख दें? खुला रख दें। ठीक है, खुला रख देने से चाय ठंडी हो जाती। इसी प्रकार आग के सामने कुछ दूरी पर खड़े होने पर हमारा शरीर भी क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। गर्म होने लगता है, कह रहे उक्त सभी क्रियाओं से स्पष्ट है कि ऊष्मा का भी क्या होता है? स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में और एक स्थान से दूसरे स्थान तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप, क्या करें? ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन से? पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। तो पहली हमारी हेडिंग क्या है? चालन। देखेंगे चालन क्या होती है। तो चालन स्टील के चम्मच का एक सिरा हमने क्या लिया? बीकर के उबलते जल में रखें। चम्मच के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर पकड़ें, क्या होता है? चम्मच का दूसरा सिरा ऊष्मा के मिलने के कारण ऊष्मा जैसे ही चम्मच को मिली तो वो धीरे धीरे क्या होती गई? गर्म हो जाता है। आप सोचते होंगे कि जो उबलते जल की ऊष्मा है, यानी कि ऊष्मा जो चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंची? तो ये भी एक प्रश्न होता है कि चम्मच कैसे गर्म हो गई, जबकि हमने उसको एक सिरा रखा था तो दूसरा सिरा कैसे गर्म हो गया? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। हर जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक बड़ा अणु बनाता है। तो चम्मच का जो सिरा उबलते जल में है उसका ताप क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी अणु को स्थानांतरित, ऐसे ही एक अणु क्या करता है? अपने बगल वाले दूसरे अणु को अपनी ऊष्मा दे देता है। पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी अणुओं को करते हैं। इस प्रकार क्या कह रहे हैं? ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जो ऊष्मा होती है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहे हैं इस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंच जाती है और कुछ समय बाद चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा संचरण की यह विधि क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। अब हमें क्या दिया है? क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 में देखिए क्या है। लोहे की क्या ली? हमने एक पटरी लें। पटरी के ऊपर हमने क्या किया? समान दूरी पर मोम की सहायता से 4 पिन चिपका दें। 1 2 3 4। ठीक है, पटरी की सहायता। अब कह रहे हैं कि ये आपको दिख रहा होगा नीचे फिगर में ये कि एक चिपका दिया। अब कह रहे हैं कि अब पटरी को चित्र अनुसार, यानी कि इस चित्र अनुसार 1.4 अनुसार मेज पर रखकर इसके एक सिरे को ईंट से दबा दें। ठीक है, दूसरे सिरे को स्प्रे लैंप से की सहायता से गर्म करें। लोहे की इसके लेना, प्लास्टिक की पटरी मत ले लेना। क्या होता है कि गर्म करने पर पिनें एक एक करके गिरने लगती हैं। जैसे ही सिरा गर्म होता है और मोमबत्ती का एक सिरा पिघलने लगता है, पिघल के नीचे गिर जाता है।
ठीक है। तो कौन सी पिन सबसे पहले गिरती है? जो 4th नंबर वाली पिन है वो वाली सबसे पहले गिरती है। इसके बाद 3, फिर 2, फिर तथा 1 संख्या वाली पिनें क्रम से गिरने लगती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ये है कि ऊष्मा का स्थानांतरण में पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणु को देते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अणु अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देते हैं। इस प्रकार ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित संचरित होती है। स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? चालन विधि द्वारा होता है। यानी कि एक सिरा अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी गई है? संवहन। देखेंगे संवहन क्या होता है। तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं है। तो जो गैस होते हैं उनमें क्या करें? चालन विधि द्वारा तो हम कर नहीं सकते कि गैस का एक सिरा गर्म किया और दूसरा सिरा गर्म हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं है। क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 में क्या कह रहे हैं? कांच का एक फ्लास्क लें, इसके आधे भाग तक हमने क्या किया? पानी को भरें। पानी में सावधानी पूर्वक हमने क्या डाला? पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण फ्लास्क के बीच में डालें। फ्लास्क के स्प्रिट लैंप से धीरे धीरे गर्म करें। फ्लास्क जो स्प्रिट लैंप था उससे फ्लास्क को क्या किया? धीरे धीरे गर्म किया। पानी में उठने वाली रंगीन धाराओं, अब क्या कह रहे हैं? जो पानी में उठने वाली रंगीन धाराओं को ध्यान से देखें। क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? ऊपर की ओर। क्या कह रहे हैं? क्या दिखाई देता है? आप देखते हैं कि फ्लास्क की पेंदी से जल की लाल पतली धाराएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती है। तथा क्या कह रहे हैं? तथा कुछ समय बाद चक्कर काटती हुई ये पुनः वापस क्या कह रहे हैं? ये पुनः वापस पेंदी पर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? फ्लास्क की तली के जल के अणु पहले गर्म होते हैं। ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर जाते हैं और ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर क्या होते हैं? आ जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये अणु भी गर्म होकर फिर ऊपर उठते हैं। यानी कि गैस जो होती है उनमें चालन विधि के द्वारा अणुओं को एक जगह से दूसरी जगह नहीं, तो क्या कह रहे हैं? ये धीरे धीरे क्या होते हैं? पहले गर्म होते हैं और फिर ऊपर की तरफ उठते जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जो गर्म जल होता है, जल जो गर्म होता है क्या होते हैं? प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। तो ये होता है ऊष्मा का स्थानांतरण। किसमें? गैस में संवहन कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं? परिवहन। अब कह रहे हैं संवहन धाराओं का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है? तो दैनिक जीवन में क्या उपयोग है देखेंगे। चाहे घर हो, कारखाना हो से निकलने वाला धुआं तथा गर्म गैसें संवहन धाराओं के कारण ऊपर उठकर आप देखते हो कि जो धुआं निकलता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और चिमनी से बाहर निकलता है। श्वसन क्रिया में निकली वायु सामान्य वायु की तुलना में गर्म, नम तथा कम घनत्व वाली होती हैं। वे ऊपर उठकर क्या कह रहे हैं? खिड़की, दरवाजे अथवा रोशनदान से बाहर निकल जाती हैं। यानी कि जो गर्म हवा होती है आपके कमरे में, जब कूलर चल जाता है तो क्या होता है? जो गर्म हवा होती है कमरे की वो आपके वेंटिलेशन से बाहर निकलने लगती है और हमारा कमरा ठंडा होने लगता है। तो क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं, रोशनदान से बाहर निकल जाती है। कमरे तथा हॉल से गर्म वायु निकालने के
लिए छत के पास दीवार में बने बड़े गोलाकार छेद में क्या कह रहे हैं, दीवार में बड़े बने गोलाकार छेद में एग्जॉस्ट पंखा लगाते हैं। कमरे तथा हॉल में ठंडी तथा स्वच्छ हवा खिड़की तथा दरवाजे से आती है, और खिड़की और दरवाजे से क्या आती है, अच्छी शुद्ध हवा प्रवेश करती है। अब विकिरण क्या है, देखेंगे विकिरण। विकिरण क्या होता है, यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है। पहली क्या थी, चालन, दूसरी क्या थी, संवहन, तीसरी विधि है विकिरण। ठीक है, तो विकिरण में देखिए क्या होता है, कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक दूसरे स्थान तक बिना किसी, क्या कह रहे हैं, बिना किसी माध्यम के होता है, किसी के माध्यम से नहीं होता है। वो स्थानांतरण एक विधि को विकिरण कहते हैं। तो इसे जो स्थानांतरण होती है वो विकिरण विधि है। ठीक है, ना ठोस पदार्थ से, ना द्रव से, ना गैस। तो क्या कह रहे हैं, इस विधि द्वारा किसी गर्म वस्तु से अपने चारों ओर ऊष्मा की किरणें उसी प्रकार फैलती हैं जिस प्रकार विद्युत बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती के प्रकाश किरणें फैलती हैं। तो विकिरण की किरणें कैसे होती हैं कि अगर हम कुछ दूरी पे खड़े हुए हैं और जब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट हम पे मिलती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये जो विधि है ये कौन सी विधि है, विकिरण विधि है। अब क्रियाकलाप 8 में क्या कह रहे हैं कि एक मोमबत्ती जलाकर खड़ी करें। ठीक है, एक थर्मामीटर को हाथ से पकड़कर मोमबत्ती की लौ से थोड़ी दूरी पर रखें। ठीक है, क्या होता है, कुछ देर बाद थर्मामीटर का पाठ्यांक देखना क्या हो जाएगा, उसमें कुछ अंतर दिखाई देगा, यानी कि उसमें हल्की सी गर्माहट का माध्यम मिलेगा और वो क्या हो जाएगी, उसकी मरकरी ऊपर की ओर बढ़ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि थर्मामीटर के, ठीक है, पाठ्यांक में वृद्धि होती है। क्या थर्मामीटर द्वारा प्रदर्शित ताप वृद्धि ऊष्मा स्थानांतरण की चालन तथा संवहन विधि के कारण है? नहीं। क्यों नहीं है, यानी कि जो थर्मामीटर का पाठ्यांक हमने नापा है वो कौन सी विधि है, देखेंगे। वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण, आप जानते हो कि जो हवा है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, होने के कारण थर्मामीटर की घुंडी जो होती है, नीचे का जो सिरा होता है, तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वायु तो कुचालक है, उसमें ऊष्मा तो होती ही नहीं है। अब कह रहे हैं मोमबत्ती की लौ के आसपास की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, अतः ऊष्मा स्थानांतरण संवहन विधि से भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो अगर मोमबत्ती की गर्म एयर होगी वो तो ऊपर की ओर जाती है, तो थर्मामीटर कैसे, तो क्या कह रहे हैं कि स्पष्ट है कि थर्मामीटर की घुंडी किसी अन्य विधि के द्वारा गर्म हुई है। तो यह विधि कौन सी है, विकिरण विधि है। इसी विधि में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए दो वस्तुओं के बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या कह रहे हैं, विकिरण की क्रिया निर्वात में भी हो सकती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भाग निर्वात है। आपको पता है सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो क्या कह रहे हैं, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा निर्वात से होती हुई पृथ्वी तक पहुंचती। तो ये भी क्या है, ये विकिरण विधि का एग्जाम्पल है। तो दैनिक जीवन में विकिरण का उपयोग, तो देखेंगे क्या उपयोग है। आप जानते हो जाड़ों के दिनों में, जाड़े के दिनों में आग अथवा विद्युत हीटर के सामने आप बैठने पर क्या करते हैं, गर्माहट महसूस होता है। आग अथवा विद्युत क्या कह रहे हैं, विद्युत हीटर, तो क्या कह रहे हैं, आग अथवा विद्युत हीटर की ऊष्मीय ऊर्जा क्या कहलाती है, विकिरण द्वारा बिना बीच के स्थान को गर्म किए सीधे हमारे पास तक पहुंचती है। यानी कि बीच में कोई भी माध्यम नहीं होता है, वो जो गर्माहट होती है सीधे हमारे शरीर तक आती है। तो ये विधि क्या कहलाती है, हमारी विकिरण विधि कहलाती है। अब हमें क्या दिया है 5.5, यानी कि ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक। तो ऊष्मा का सुचालक क्या होता है, जिसमें जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती। तो आप जानते हो कि जो सभी धातुएं होती हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, विद्युत के
सुचालक है, और जिसमें ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है, जैसे ये हमारी लकड़ी हुई, तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। इसमें आप एक सिरा जलाओगे तो इसमें एक ही सिरा जलेगा, ना कि दूसरा सिरा जलने लगेगा। लेकिन अगर लोहे की छड़ है तो आप एक सिरा गर्म करोगे तो उसका धीरे 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 दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक क्या है। लोहे या स्टील की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि चालन विधि होती है कि एक सिरा गर्म किया, धीरे धीरे चालन विधि के द्वारा, यानी कि दूसरे अणु को दिया, तीसरे अणु को, ऐसे पूरा गर्म हो जाता है। जबकि लकड़ी के डंडे के एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरा छूने पर गर्म प्रतीत नहीं होता है। तो स्टील या लोहे में क्या कह रहे हैं, सुगमता पूर्वक स्थानांतरित होती है, परंतु सूखी लकड़ी में ऐसा नहीं होता है। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर, ये सब क्या है, सभी जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक कहलाती हैं। लेकिन जिन पदार्थों में ऊष्मा संचरण सुगमता से नहीं होता है, ठीक है, उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, ठीक है, कोयला, कागज़, ऊन, पेंसिलीन तथा वायु, ये सब क्या है, हमारे ऊष्मा के कुचालक हैं। क्रियाकलाप 9 देखेंगे क्या कह रहा है कि समान आकार एवं लंबाई की कांच तथा धातु की एक एक छड़ लें। दोनों छड़ों पर समान दूरी पर हमने क्या किया, मोम की सहायता से ड्राइंग पिनों से चिपका दिया, ठीक है। दोनों छड़ों को चित्र अनुसार स्टैंड पर लगाकर इनके स्वतंत्र सिरों को क्या किया, थोड़ी दूरी पर रखें। एक साथ स्प्रिट लैंप से गर्म करें। किस छड़ की कीलें पहले तथा जल्दी गिरती हैं, ठीक है। तो देखेंगे किस छड़ की, तो धातु की जो छड़ थी कीलें वो एक एक करके गिरने लगती हैं, जबकि जो कांच की छड़ की तुलना में धातु की छड़, तो क्या कह रहे हैं कि कांच की छड़ की कीलें नहीं गिरी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो कांच की छड़ है की तुलना में धातु की छड़ में ऊष्मा का सुचालक जल्दी होता है। अगली हेडिंग हमें क्या दिया है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग, यानी कि जो हम रोज क्या उपयोग करते हैं। तो देखेंगे दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक का उपयोग सदैव होता रहता है। कैसे, जैसे ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल तथा एल्यूमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं आप जानते हो वो जल्दी गर्म होते हैं, उनमें खाना जल्दी पक जाता है। ऊष्मा के कुचालक होने के कारण धातुओं के बने बर्तनों के हैंडल के ऊपर क्या लगा देते हैं, लकड़ी, बांस, बेकेलाइट चढ़ा देते हैं ताकि हैंडल क्या नहीं हो, गर्म ना हो, ठीक है, तथा बर्तनों के गर्म होने पर इसे पकड़कर काम करने में आसानी हो। अब क्या कह रहे हैं, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए, क्या कह रहे हैं, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए क्या करते हैं, पिघलने से बचाने के लिए इसके चारों ओर हम क्या लगाते हैं, लकड़ी का बुरादा अथवा ऊनी कपड़ा लपेट देते हैं। ऊनी कपड़ा लपेट देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता, यानी कि ऊनी कपड़े और जो लगा, जैसे आप ठंडी बोतल लाते हो, ठीक है, सफ़र में ठंडी बोतल ले जाते हो तो उसमें क्या लपेट देते हो, कपड़ा लपेट लेते हो, फिर ऊपर से उसमें पन्नी भी लगा लेते हो। क्यों लगा लेते हैं, ताकि हमारी बोतल के अंदर गर्माहट ना पहुँचे, इसलिए ताकि बोतल हमारी ठंडी। ऐसे ही कह रहे हैं कि ऊनी कपड़ों को हम लपेट देते हैं ताकि उसमें ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम क्या कर लेते हैं, बर्फ को पिघलने से बचा सकते हैं। अब 4th पॉइंट क्या दिया है, जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए, जाड़े के दिनों में क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हो ऊनी कपड़ों का क्यों प्रयोग करते हैं, आप जानते हो क्योंकि ऊनी कपड़ों में
गर्माहट का सुगमतापूर्वक नहीं होती, उसके अंदर गर्माहट नहीं पहुंच जाती है, और जो हवा जाती है वो ऊनी कपड़े क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं और हमें ठंड नहीं लगती है। वो हमें किससे बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या दी है, पदार्थ की अवस्था और परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था और परिवर्तन का मतलब क्या है कि पदार्थ की जो अवस्था होती हैं आप जानते हो वो 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और इसमें परिवर्तन भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पदार्थ की अवस्था और उनके परिवर्तन।